और आंदोलन के बाद जो हक आपको मिला उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट के सामने कहा गया कि यह गैर जरूरी है, यह ठीक नहीं है जो अन्य पिछड़े वर्ग को आप इस तरह से जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना होगा। और पीवी नरसिम्हा राव उस समय कांग्रेस की सरकार ने बाद में चैलेंज किया और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को आप किस आधार पर नापेंगे, और वो साबित नहीं कर पाए 2019 में आकर के। जब ये दौर हम देखते हैं तो पता चला कि आर्थिक आधार पर भी गरीबी नाप ली गई। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल लगाई गई है कि ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण गैर संवैधानिक है, उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं। लेकिन जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की जाएगी तो पहले उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि यह आरक्षण न लागू हो। क्योंकि आरक्षण क्यों लागू हुआ? मंडल कमीशन कह रहा 52% पिछड़ों की आबादी, और सरकारी सेवाओं में कहां है 12% ग्रुप सी और डी, 4% ग्रुप डी, ग्रुप बी, और 1 से 2% क्लास 1 की नौकरियों में पिछड़े तबके के लोग हैं। इसलिए ये पिछड़ेपन को शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण देना पड़ेगा, वरना ये देश की आधी आबादी कहीं भी इस देश को, इस राष्ट्र के निर्माण में शामिल ही नहीं है। अगर आप ओबीसी का सवाल कोई उठा रहे हैं तो यह माना जाएगा या इस बात को ऐसे आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी, राष्ट्र अलग चीज है और उसमें ओबीसी की बात करना या दलित की बात करना या आदिवासी की बात करना बिल्कुल अलहदा चीज है और यह राष्ट्र की प्रक्रिया से नहीं जुड़ता है। यह एक अलग खांचा है, अलग किसी दुनिया की बात हो रही है। और राष्ट्र अपने आप में कोई एक मुकम्मल चीज है जो अपनी गति से चल रही है, उसका सब कुछ ठीक चल रहा है। हां, कुछ राष्ट्र के बुनियादी मसले हैं, गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है, बीमारी है, भ्रष्टाचार है। ये कुछ बुनियादी मसले हैं जिनके लिए विकास का अर्थ होता है सड़कें बनाना और सड़कों के जाल खड़े कर देना, पुल बनाने, गाड़ियों का लंबा रेला हो, यह विकास है। चमकती हुई सड़कें, चमकता हुआ सब कुछ, जहां जहां चमकाया जा सके वह सब कुछ विकास है। यह एक परिभाषा, यह एक राष्ट्र की संरचना है। इस विमर्श को कि इस देश के बहुसंख्यक वंचित शोषित तबके के कितने लोग हैं जो बीमार हैं, जो बेरोजगार हैं, जो भ्रष्टाचार के शिकार हैं, जो गरीब हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं, जो पैट्रियार्की के शिकार हैं, वो कौन लोग हैं? इस पर इस देश में बहस नहीं होगी। जैसे ही आप ये सवाल पूछ देंगे कि भाई राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में इस देश का वंचित शोषित समाज कहां खड़ा है, वैसे ही आपको जातिवादी कह दिया जाएगा। गोया ब्राह्मण होना, सवर्ण होना और उसके नाम पर पूरे देश की चिंता करना अखिल ब्रह्मांडीय दायित्व है जो दैवीय ताकतों के जरिए हम पे मिला है और हम एक राष्ट्र को बनाने के लिए आए हैं। फिर सवाल यहां आता है कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या राष्ट्र के सवाल वे सवाल नहीं है जहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा और महिलाओं के साथ गैर बराबरी है, हक मारी है? ये राष्ट्र के सवाल नहीं है। ये एक विमर्श हमें खड़ा करना होगा। इस देश के सरकारी संस्थाओं में कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने आदिवासी, कितने पसमानदा काम कर रहे हैं, यह सवाल पूछना क्या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी लेना है कि नहीं? क्या यह सवाल पूछना कि जहां सत्ता है, चाहे वो जमीन है, जमीन का सवाल, लैंड की ऑनरशिप किसके पास है, जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, कौन अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है और कौन अपनी जमीन पाने के लिए लड़ रहा है, किसके पास जमीनें नहीं है, क्या यह सवाल राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का सवाल नहीं है? दलित अपनी पहचान के नाम पर मारे जा रहे हों, ओबीसी अपनी पहचान के नाम पर तमाम अवसरों से वंचित किए जा रहे हैं, जिस पर आज हम लोग विस्तार में बात करने वाले हैं। महिलाओं की भागीदारी, पसमानदा की भागीदारी,
क्या ये राष्ट्र निर्माण के सवाल नहीं है? और जैसे ही आप इन सवालों को उठाएंगे, इसे राष्ट्र का प्रश्न बनाकर कभी मुख्य धारा के, कथित मुख्य धारा, कोई मुख्य धारा नहीं, वो खुद ही थोड़े से लोग हैं और खुद को मुख्य धारा कहते हैं, हम मुख्य धारा राजनीति हैं, मुख्य धारा मीडिया है, जबकि जब आप उनका पूरा विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा वो सबसे संकीर्ण धारा है। जिसे मुख्य धारा मीडिया कहा जाता है, उनके पास कुल जमा मुद्दे, सवाल, चिंताएं, ये छोटी धारा का है, हाशिए की धारा का है। और बहुसंख्यक जो मुख्य धारा है उसको वो हाशिए की धारा कहते हैं। और मुख्य धारा की राजनीति, मुख्य धारा के विमर्श, इन सारी चीजों को लेकर के बात करें तो सवाल कहां है? हम एक डिस्कोर्स करें, एक दार्शनिक प्रश्न पूछें कि फिर राष्ट्र क्या है? किसे आप राष्ट्र कहते हैं? आपकी नजर में राष्ट्र की परिभाषा क्या है? फिर आप आएंगे वेस्टर्न थ्योरी से, पश्चिम के देशों से जो परिभाषाएं चली, जो राष्ट्र का सिद्धांत चला, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की बातें हुई, तो उसमें पता चलेगा कि राष्ट्र के लिए यह कहा गया कि वह लोगों से बनता है। राष्ट्र लोगों से बनता है। एक देश, एक भूगोल को आप राष्ट्र तब कहते हैं जब वहां कुछ लोग हों और उन लोगों का शासन हो। भारत के संदर्भ में फिर पहला सवाल क्या यह नहीं बनेगा कि वे लोग कौन होंगे? कौन है वो लोग जो राष्ट्र कहलाते हैं, जिनसे मिलकर राष्ट्र बनता है? तो आप देखेंगे कि राष्ट्र के लिए संविधान होना चाहिए, राष्ट्र के लिए अपनी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए अपना तंत्र होना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर के राष्ट्र की बात की जाती है। तो ऐसे में यह सवाल कि जब 1950 में संविधान के लागू होने के बाद, जिसे डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहें तो नेशन बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, हम एक राष्ट्र नहीं हैं, हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। जिसे वो बार बार ये कहते थे कि हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, कि हम एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तो ये बराबरी का राष्ट्र नहीं बनेगा। तो 7 दशक बाद क्या इस बात का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए कि क्या हम एक मुकम्मल राष्ट्र बन पाए हैं? यहां से इस पूरे विमर्श को सोचिए। और आज मैं उसे ओबीसी पर केंद्रित कर रहा हूं। देश की आधी आबादी, मंडल कमीशन ने कहा कि 1931 की जाति जनगणना के मुताबिक इस देश की 3743 जातियां, जिनको शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबके में शामिल किया जाएगा, वे जातियां इस देश की 52% आबादी की जगह घेरती हैं। 52% आबादी। और यह बात कब कही गई? 1980 में। और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई, इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद आया कि भाई 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों आरक्षण क्यों मिलना चाहिए ओबीसी को? ये कौन लोग हैं ओबीसी? इनमें कौन सी जातियां आती हैं? तब ये मंडल कमीशन ने अपने पूरे रिपोर्ट में विस्तार से समझाया कि ये वे 3743 जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन की शिकार हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार 3743 जातियां। तो जो पैरामीटर बनाए मंडल कमीशन ने, उस पैरामीटर में जो सवाल पूछे, जैसे उसने, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को घर घर पढ़ना चाहिए, खासकर ओबीसी तबके के लोगों को। तो जो पैरामीटर बनाए, जो मूल्यांकन की पद्धति बनाई कि कैसे आप पहचानेंगे कि कोई अन्य पिछड़े वर्ग में आता है, तो उसमें राजनीतिक लोग भी शामिल थे जिनसे इंटरव्यू लिया गया, जिनसे सवाल पूछे गए, गैर राजनीतिक संगठन भी थे, गांव, कस्बे, शहर भी थे। हर जिले के 3 किस्म के गांवों को उसमें शामिल किया गया था सैंपल जुटाने के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाने के वक्त। और उनके जो सवाल पूछे गए, उनके जो जवाब आए, उन पैरामीटर पर जब मंडल आयोग के सदस्यों ने यह देखा, तो उन्होंने निर्धारित किया कि काका कालेलकर कमीशन में जो बात कही जा रही थी कि गरीबी आर्थिक आधार पर, पिछड़ेपन को आर्थिक आधार पर नापना चाहिए कि पिछड़ा कौन है, आर्थिक आधार पर नापना चाहिए, वह सारा ध्वस्त हो गया। उसमें तो काका कालेलकर कमीशन के बाद पता चला कि उसी के आयोग के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, देने लायक नहीं है, ये जो पूरा मामला है ये ठीक नहीं है। मंडल कमीशन की तैयारी, मंडल कमीशन की जमीन इतनी मजबूत थी कि उसने पहला तर्क दिया कि जो पिछड़ापन है वह जाति के आधार पर मापा जाएगा। उसका कोर क्या है, उसका केंद्रीय तत्व क्या है? जाति। और मंडल कमीशन ने यह साबित किया कि यह 3743 जातियां जाति में अपने अपने इन जातियों में होने के कारण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार हुई हैं। ध्यान से समझिएगा इस पूरे मसले को। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है कि पिछड़ेपन का आधार जाति है।
और ये जो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, निषाद, मल्लाह, भर, राजभर, प्रजापति, बिंद, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, यादव, कुर्मी, कोयरी, तमाम जातियां जो हैं, इन जातियों के चलते इनको सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ा और शैक्षणिक पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ा। दो तत्व बताए मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने। और उन 3743 जातियों को इन पिछड़ेपन की कसौटियों के चलते किसमें शामिल किया गया? ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। और ध्यान देना होगा, अन्य पिछड़े वर्ग की लड़ाई पेरियार की याद के बिना अधूरी है। दार्शनिक रूप से यह लड़ाई बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, बसवन्ना, चोखा मेला, नारायण गुरु, पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज से होते हुए 1930 का त्रिवेणी संघ बिहार में शानदार काम कर रहा था। त्रिवेणी संघ तो दार्शनिक आधार तो पिछड़े वर्ग को वहां से मिलता है। और संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340, ये 3 अनुच्छेद अगर ना होते, जो पेरियार, बाबा साहब और इन सब के मिले जुले कोशिश से होता है, तो पिछड़ा वर्ग को अलग से रेखांकित करने का नहीं बन पाता। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन गई, लागू कब हुई? 10 साल तक उसे लागू होने से रोक दिया गया। उसे कीड़ों भरा डिब्बा कहा गया। महान मिस्टर क्लीन स्वीप राजनीति के राजीव गांधी के द्वारा। गंगाधर शक्तिमान है। कांग्रेस बीजेपी जब इस तरह के सवाल आता है तो दोनों एक जगह खड़े होते हैं। दोनों जब जाति के नाम पर आप बराबरी की बात करेंगे, हक हुकूक की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो दोनों का चरित्र एक जगह खड़ा होता है। और वीपी सिंह की सरकार में 7 अगस्त 1990 को कैसे मंडल कमीशन आंदोलनों के बाद आया। दक्षिण भारत में लगातार डीएमके आंदोलन कर रही थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। उत्तर भारत के तमाम समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता लड़ रहे थे, मानवेंद्र कांशीराम लड़ रहे थे, तमाम नेता लड़ रहे थे, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव। और एक कर्पूरी फॉर्मूला चल रहा था बिहार में। बिहार में कर्पूरी ठाकुर आ चुके थे और बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने एक जमीन बनाई थी कि कैसे सामाजिक न्याय होगा, कैसे पिछड़ों को न्याय मिलेगा। तो यह एक राजनीतिक यात्रा आपकी यहां आती है। और आंदोलन के बाद जो हक आपको मिला उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट के सामने कहा गया कि यह गैर जरूरी है, यह ठीक नहीं है जो अन्य पिछड़े वर्ग को आप इस तरह से जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना होगा। और पीवी नरसिम्हा राव उस समय कांग्रेस की सरकार ने बाद में चैलेंज किया और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को आप किस आधार पर नापेंगे, और वो साबित नहीं कर पाए 2019 में आकर के। जब ये दौर हम देखते हैं तो पता चला कि आर्थिक आधार पर भी गरीबी नाप ली गई। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल लगाई गई है कि ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण गैर संवैधानिक है, उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं। लेकिन जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की जाएगी तो पहले उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि यह आरक्षण न लागू हो। क्योंकि आरक्षण क्यों लागू हुआ? मंडल कमीशन कह रहा 52% पिछड़ों की आबादी और सरकारी सेवाओं में कहां है 12% ग्रुप सी और डी, 4% ग्रुप डी, ग्रुप बी और 1 से 2% क्लास 1 की नौकरियों में पिछड़े तबके के लोग हैं। इसलिए ये पिछड़ेपन को शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण देना पड़ेगा, वरना ये देश की आधी आबादी कहीं भी इस देश को, इस राष्ट्र के निर्माण में शामिल ही नहीं है। बिना आधी आबादी के कौन सा राष्ट्र बनता? लेकिन ये राष्ट्र बना लगातार 5 दशक तक, 6 दशक तक यह राष्ट्र इस देश की आधी आबादी को हर किस्म की भागीदारी से वंचित रख करके बनता चला गया। और 90 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, आधी अधूरी लागू हुई। उस समय क्यों नहीं लागू किया गया? मेडिकल और इंजीनियरिंग या सुपर स्पेशल जोन बना करके, जिसको आप कह रहे हैं कि यहां मेरिट से कंप्रोमाइज हो जाएगा, यह देश बर्बाद हो जाएगा अगर डॉक्टर आरक्षण से बनने लगेंगे, इंजीनियर आरक्षण पे बनने लगेंगे। कभी इस देश में यह बहस नहीं की जाएगी कि ये जो मैनेजमेंट कोटा और पेड सीट का कोटा खरीद करके करोड़ों रुपए दे करके जो डॉक्टर बनते हैं, ये क्या मेरिट वाले डॉक्टर होते हैं? उन पर कभी ये चुटकुले नहीं बनाए गए कि वो कैंची पेट में छोड़ देते हैं। कभी इस देश में ऐसा हुआ क्या? सरकारी अस्पतालों में कोविड जैसे काल में सरकारी अस्पतालों ने लोगों की जानें बचाई और उनमें रिजर्वेशन लागू है। वहां के लोग कौन लोग हैं? लेकिन जो ओबीसी रिजर्वेशन आया तो कैसे उसको रोका गया? कितने तरह की बाधाएं बनाई गई। उन बाधाओं को लड़ करके लोगों ने आपको आरक्षण दिलवाया। उसकी वैचारिक जमीन है, उसकी राजनीतिक जमीन है, संघर्षों की जमीन है। और उससे यात्रा होते हुए जब आरक्षण लागू हुआ, उसके बाद आप पाएंगे कि नियो लिबरल पॉलिसी, नौ उदारवादी नीतियां, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
और भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजार में हम संघर्ष करेंगे। तो जैसे ही ओबीसी की पॉलिटिक्स सीधे केंद्रीय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी, अपनी दावेदारी पुख्ता करती है, उसी समय आप देखेंगे पैरेलल इस देश के सार्वजनिक संस्थानों को निजी हाथों में बेचे जाने की राष्ट्रीय पॉलिसी बन जाती है। और 3 दशक होने को हैं इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू लिबरल पॉलिसी, नौ औपनिवेशिक जिसको कहते हैं लोग, इस मुक्त अर्थव्यवस्था के परिणामों के देखने में कि पहले चुनाव लड़ने के कहा जाएगा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो बेच रहे हैं तब भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब आप मुख्य धारा में आते हैं तो सब कुछ बेच देते हैं। और बेचने का मतलब पहला तो मोटा मोटी समझिए ना, अगर कोई संस्थान प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया तो ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन 0, 0 है प्राइवेट सेक्टर। कुछ भी प्राइवेट नहीं होता इस समय। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि नथिंग इज प्राइवेट। और मंडल कमीशन कह रहा है कि जो कोई भी संस्थान खोलता है तो राज्य उसको मदद करता है। राज्य उसको बिजली, पानी, सड़क, तमाम चीजों की सुविधाएं देता है। और राज्य का अगर 1 रुपया भी लग गया तो कोई भी चीज प्राइवेट कैसे हुई। बावजूद उसके मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करो ओबीसी का। आधी आबादी है देश की। भूमि सुधार करो, शिक्षा सुधार करो, वित्तीय निगमों और कृषि निगमों की स्थापना की जाए। 40 अनुशंसाएं देती है इस देश की आधी आबादी को मुख्य धारा लाने के लिए मंडल कमीशन। और लागू कितनी हुई? 2। शिक्षा में 27% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण केंद्र की। बाकी अनुशंसाएं लागू नहीं हुई इस देश में ओबीसी की।